देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोग परम्यूटेशन स्टार्ट किए थे, वहां पर एग्जाम्पल 9 तक किया था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रूफ दिया है। देखो वैसे एमसीक्यूज में प्रूफ वगैरह तो होता नहीं है कि प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देके ऑप्शन तो दे सकता है, तो हम लोग एक बार कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो जो दिया हुआ है, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, और प्रूफ करने बोला है n इंटू n फैक्टोरियल। हम दिखाते हैं लिख के क्या है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10, ठीक है, एग्जाम्पल 10, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, अब इसको प्रूफ की जगह तुम लोग को एबीसी ऑप्शन से ये क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकता है। ठीक है, अच्छा, अब प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, जैसे नॉर्मली एलएचएस आरएचएस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ये एलएचएस साइड को स्प्लिट करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में बिगर वैल्यू कौन सा है, तुम लोग को क्या लगता है? n+1 ऑब्वियसली n का वैल्यू जो भी होगा उसमें अगर +1 होगा तो वो बड़ा ही होगा बाकी वैल्यू से। ठीक है, तो मैंने बोला था जो बिगर वैल्यू उसे हमें स्प्लिट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे स्प्लिट करते हैं, लाइक देखो जैसे 5 को 5 फैक्टोरियल को स्प्लिट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 5 से लेके बोलो 5 4 3 2 1। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर n+1 को स्प्लिट करोगे तो फिर कैसे लिखोगे, जैसे 5 को स्प्लिट करते हो जैसे लिखोगे उसी पैटर्न में लिखना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3, इस तरीके से। तो पहला क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, n+1, हाँ, उसके बाद वाला, क्योंकि ये 5 का मतलब n, पहला n फिर n-1, तो n यहाँ पर तो और n नहीं है, n, हाँ, n+1 - 1। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर और आगे लिखे या ना लिखे वो हमें कैसे पता करना चाहिए। देखो ये अगर यही तक लिखते हैं तो यहाँ फैक्टोरियल देना पड़ेगा। जैसे 5 के बाद 5 फैक्टोरियल को अगर हम 5 इंटू 4 तक ही लिखना चाहते हैं तो 4 लिखने से तो नहीं होगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल। सेम तरीके से मैंने यहाँ फैक्टोरियल इसीलिए लगा दिया क्योंकि देखो ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, n फैक्टोरियल, और इधर भी n फैक्टोरियल है तो हमारा एक कैलकुलेशन हो पाएगा, क्योंकि इधर n फैक्टोरियल है तो क्या बोलते हैं उसे, कॉमन लेके हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतना तक ही लिखेंगे और आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे समझना है वो क्वेश्चन देख के तुम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये n+1 और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो n+1 - 1, ठीक है, फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब ये n+1 जैसा है वैसा लिखते जाओ, +1 - 1 को कैंसिल आउट कर दो, n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद यहां से हम इधर लिख के दिखाते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या चला जाएगा, n फैक्टोरियल, तो अंदर क्या आएगा, पहले आएगा इधर n+1 और -1। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, n फैक्टोरियल इंटू n। तो देखो वही मेरा आ गया, इसको बस आगे पीछे करके लिख दो एकदम एग्जैक्ट अगर लिखना है तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बोला था प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ इक्विवेलेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस तुम लोग को याद रखना है जब एन वेन देगा तो देख के पता करना है कि कौन सा बिगर वैल्यू है और कौन सा स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 11। इसमें देखो बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ए क्लब विथ 10 members सिलेक्ट ए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफिस। मतलब बोल रहे हैं एक क्लब में 10 मेंबर है, ठीक है, और जैसे क्लब में पोजीशंस होता है ना, कोई सेक्रेटरी है कोई प्रेसिडेंट है वैसे ही, और क्या, तो यहाँ पर बोल रहे हैं 3 पोस्ट दिया गया है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ठीक है, लेकिन कोई भी एक इंसान एट ए टाइम इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिसेस, मतलब एक
पर्सन एट ए टाइम या तो प्रेसिडेंट होगा, या तो सेक्रेटरी होगा, या तो ट्रेजरर होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये पहला मतलब कंडीशन दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफिस, मतलब वही कोई भी एक ही ऑफिस को वो जो है मतलब किसी एक ही पोस्ट में वो जा सकता है बेसिकली, ठीक है। गुड इवनिंग सतंज। गुड इवनिंग मैम। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने तरीके से ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज, ठीक है। तो मेंबर कितने हैं, 10 मेंबर है, 10, ठीक है। और जो पोस्ट या ऑफिस जो भी हो, हम इसको पोस्ट लिख रहे हैं, कितने सारे पोस्ट दिए गए हैं, टोटल 3, ठीक है, एक ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और एक क्या था, सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितने तरीके से ये पोस्ट हम लोग दे सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, सीधा सा बात है, जैसे मान लो अगर 3 पर्सन है, ठीक है, और कोई भी 2 पोस्ट है, ठीक है, तो फिर उनको कैसे दिया जाएगा, मान लो पोस्ट 1 और पोस्ट 2, मैंने नाम नहीं दिया, तो कैसे हो सकता है, पोस्ट 1 में ए आ गया, पोस्ट 2 में बी, या फिर बी ए ऐसा हो सकता है, बी सी ऐसा हो सकता है, सी बी ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी, और क्या होगा, सी ए, ठीक है, सी ए और एक ए सी, ठीक है। तो वही चीज हमें भी यहाँ देखना है, तो बेसिकली पोस्ट कितना है, 3, 3 पोस्ट में कितने लोगों को अरेंज करना है, 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है। 10 लोगों को कोई भी 3 पोस्ट में अरेंज करना है एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा 10 P3। और ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, ये अरेंजमेंट भी होगा, क्योंकि मान लो कि अगर हमारा अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है कि ए प्रेसिडेंट बना, बी सेक्रेटरी बना और सी ट्रेजरर बना, लेकिन ये प्रेसिडेंट और यहाँ पर सेक्रेटरी और यहाँ पर ट्रेजरर, अब अगर मान लो हम लोग इसी ये तीनों को ही आगे पीछे करते तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर ए सेक्रेटरी बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट भी तो मायने रख रहा है। मैंने तीनों को ही लिया है, देखो मैंने एबीसी लिया है, 10 में से मान लो 3 का नाम एबीसी है, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, यहाँ अरेंजमेंट भी मायने रख रहा है, इसलिए परमुटेशन है। परमुटेशन का मतलब क्या, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो एबीसी ये 3 को ही अगर आगे पीछे कर दोगे, मतलब पोस्ट के साथ एक्सचेंज कर दोगे, तो फिर कंसेप्ट क्या होता है, बदल जाता है। तो बदलेगा तो फिर अरेंजमेंट जो है मायने रखता है, अरेंजमेंट अगर मायने रखता है तो परमुटेशन जो है वो लगना चाहिए, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों ही होगा, ठीक है। वैसे तुम लोग अभी परमुटेशन ही सीख रहे हो, लेकिन इस बातों का ध्यान रखो, जब कॉम्बिनेशन आएगा फिर ऐसा ना लगे कि दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और फॉर्मूला मैंने बोला था लास्ट दिन की, और माइनस करके नहीं दिखाएंगे, नीचे क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r, तो 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। 10 माइनस बोल रहे 10 9 8 और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 72 इंटू 10 720 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो 720 वेज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं इन 3 पोस्ट के लिए 10 लोगों को लेके, ठीक है, 720। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 12, ठीक है। इसमें क्या बोला है, when John arrives in New York, he was 8 shop to see, but he has time only to visit 6 of them. In how many different ways can he arrange his schedule in New York? ठीक है। तो जॉन बोल के कोई है, वो न्यूयॉर्क पहुंचे और उनको वहां पर जाके 8 शॉप विजिट करना था, बट क्योंकि उनके पास टाइम कम था तो उन्होंने डिसाइड किया कि 8 तो नहीं विजिट कर पाएंगे, कितना विजिट कर पाएंगे, 6 विजिट कर पाएंगे। अब शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, जैसे तुम लोग कहीं घूमने जाते हो तो फिर उसका एक शेड्यूल करते हो ना, कि ये जगह देखने वाला है तो पहले यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, ऐसे करके फिर वापस आएंगे। क्योंकि ऐसे ही किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना कि किसी अनजान जगह में ऐसे ही निकल गए घूमने के लिए तो कुछ भी नहीं देख पाओगे, वो शेड्यूलिंग करके ही देखना होता है, ठीक है। देखोगे गाइड वगैरह घुमाते हैं तो शेड्यूलिंग करके ही घुमाते हैं, तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर कितने सारे शॉप का विजिट लास्ट में डिसाइड हुआ, 6, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो क्या हमें कितने सारे शॉप में से कितने सारे शॉप को विजिट करना है, कोई 8 में से कोई भी 6 देखेंगे, जैसे मान लो 8 विजिटिंग प्लेस है लेकिन 8 नहीं देख सकते, लेकिन उसी में से तो कोई 6 देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में अब उस 6 को हमें शेड्यूलिंग करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो एन कितना होगा, आर कितना होगा, हाँ N8 R6, ठीक है, N8 R6। और परमुटेशन जरूर लगेगा, क्योंकि सिलेक्ट तो करेंगे कौन सा जगह जाना है और किसके बाद कौन सा देखेंगे, यानी अरेंजमेंट भी मायने रख रहा है, ठीक है। तो परमुटेशन 8P6, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल,
तो 8 7 6 5 4 3 2 और यहाँ पर कितना होगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कितना? 20,160। 20,160 ठीक है, देख लो ये कैलकुलेटर पे चेक करके 20,160 ही आना चाहिए, वही सही है। 20,160 वेज, ठीक है। इतने तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 13। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। अलग पॉइंट ए के लिए तो नहीं है, बी के लिए बोल रहा है। व्हेन डॉक्टर राम अराइव्स इन हिज डिस्पेंसरी ही फाइंड्स 12 पेशेंट वेटिंग टू सी हिम। इफ ही कैन सी ओनली वन पेशेंट एट ए टाइम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट, ठीक है। तो डॉक्टर राम जो है जब अपने डिस्पेंसरी में आए तो उन्होंने देखा 12 पेशेंट है, 12 पेशेंट वेट कर रहे हैं। 12 पेशेंट को वो कैसे देखते हैं, एक पेशेंट एट ए टाइम, ऐसे नहीं कि 2-3 को देखते हैं, एट ए टाइम एक ही जन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि वो अपना शेड्यूलिंग कैसे करे। तो शेड्यूलिंग कैसे होगा, वही पहले पेशेंट ये आएगा, फिर उसके बाद ये। अब जैसे उन्होंने, हो सकता है जो पहले आया उसने पहला अपना नाम लिख दिया तो उस हिसाब से विजिटिंग होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है उनका क्या सिस्टम है। लेकिन अब 12 पेशेंट को कैसे देखेंगे, अब 12 जितने भी पेशेंट है, अब जैसे मान लो 12 पेशेंट ऐसा नाम है ABCDEF, ठीक है, GHIJKL, हो गया 12। 12 पेशेंट है, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे, मान लो पहले ए को देखेंगे, फिर जे को, फिर के को, फिर एल को। ये पूछ रहा है कि कैसे करके वो अपना शेड्यूलिंग करेंगे। अब यही होगा ऐसा जरूरी नहीं, हमें पूछे अलग अलग वेज, वही तो परमुटेशन बताता है। तो अब ए जे के ऐसे करके भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, इफ दे ऑल वांट देयर टर्न, मतलब सभी अगर उनको दिखाएंगे, 12 के 12 लोग ही अगर उनको चेकअप के लिए उनको दिखाना चाहते हैं तो उनको शेड्यूलिंग कैसे करना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पर एन कितना होगा और आर कितना होगा, क्योंकि पूरा ही तो एन और आर का ही तो बात है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर का मतलब है उसमें से कितने लोगों को एट ए टाइम सिलेक्ट और अरेंज करना है। एन और आर 12, वो भी 12 ही होगा, क्योंकि 12 लोग को शेड्यूलिंग करना है ना। तो फिर यहाँ विजिटिंग में फिर 6 की जगह, तो फिर यहाँ 6 की जगह 1 करते हैं, एक एक विजिट करो। वैसा नहीं होता है ना, हमें एट ए टाइम कितने लोगों को सिलेक्ट करना है। मतलब ये मत सोचो कि वो एट ए टाइम एक जन को देखते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन शेड्यूलिंग जब करेंगे तो 12 लोगों का ही तो नाम सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6। शेड्यूलिंग का मतलब हम एक जन का नाम लिखने से तो शेड्यूलिंग नहीं बनेगा। मेरे पास अगर 5 पेशेंट है तो फिर 5 पेशेंट का नाम ही तो मुझे लिखना। जैसे मान लो मैंने बोला, मान लो 2 पेशेंट है, 3 है, 3 से दिखाते समझ में आएगा। 3 पेशेंट है, तीनों दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर एक जन को एट ए टाइम एक ही बार देखते हैं। तो शेड्यूलिंग क्या करेंगे, या तो एबीसी पैटर्न में देखेंगे, या बीएसी पैटर्न में देखेंगे, या सीएबी में देखेंगे, इस तरीके से होगा ना। तो एक का नाम लिखने से तो शेड्यूलिंग लैंग्वेज सेटिस्फाई नहीं होगा। शेड्यूलिंग का मतलब तो हमें तीनों का ही नाम लिखना है। हाँ, अब किसको आगे पीछे देखोगे वही तो मेरा शेड्यूलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 तो यहाँ पर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों मायने रख रहा है, तो इसीलिए परमुटेशन। अब 12p12 का मैंने एक फॉर्मूला लास्ट दिन लिखवाया था, npn n फैक्टोरियल, तो उसी को लिख दिया, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, npn सब लिखवाया है, देखो थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ेगा। ये बता भी दिया था क्यों होता है। और ये शॉर्टकट इसीलिए यूज करना है क्योंकि आगे जाके जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा तो टाइम बचेगा ना। अगर हम लोग मतलब जो थोड़ा शॉर्टकट में हो सकता है उसको भी डिटेल्स में करोगे तो टाइम लग जाएगा। अब 12 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे निकालो कितना होता है, निकालना पड़ेगा। 12 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर करके देखो, काफी बड़ा डेटा होगा, चेक कर लो कितना होता है। हम आंसर लिख रहे हैं, तुम लोग देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं, अपना अपना चेक करो, ऐसा नहीं कि मेरा बोर्ड में देख के लिख लो, नहीं तो यही गलत करके आओगे फिर, क्योंकि 12 से लेके 1 तक कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा फिर। यही आ रहा है ना, आसान नहीं होगा इन द सेंस जब कैलकुलेट करोगे 12 11 तो क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं होने से गलत हो सकता है, ठीक है। ये वाला आंसर होगा। अब इसी का ही दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, देखो यहाँ पर बोला है इफ 3 लिव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम, ठीक है। बोल रहा है कि 3 लोग पहले चले गए, डॉक्टर राम उनको चेक करे उसके पहले 3 लोग चले गए, तो फिर शेड्यूलिंग कैसे होगा। इस चीज को तुम लोग आंसर दो, उसके पहले हम थोड़ा सा तुम लोग को इस तरीके से समझाते हैं। देखो जैसे मान लो
3 पेशेंट थे, 3 पेशेंट को देखना था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आने के पहले मान लो एक पेशेंट चला गया, कौन चला गया, मान लो सी चला गया, ठीक है। तो अब शेड्यूलिंग कैसे होगा, या तो ए बी या तो बी ए, ठीक है। मतलब दो तरीके से, ठीक है, टू वेज। अब इस चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में देते हैं तो उस केस में एन और आर फिर कितना हो रहा है, बोलो। एन बी टू आर बी टू। अच्छा, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, चलो इसमें तो टू हो गया, चलो ये मान लो डी चलेगा, ठीक है। अब शेड्यूलिंग कैसे होगा, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके हिसाब से फिर तुम लोग बोलो एन और आर कितना होगा, ऐसे ही बताओ, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताए। तो उस हिसाब से एन और आर कितना बोलोगे, 3 3 P 3, तो 6 ही आ रहा है। चलो इसमें तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 जो है पेशेंट चले गए, ठीक है, 3 पेशेंट चले गए, हमें बाकियों का शेड्यूलिंग बताना है, ठीक है। तो 3 पेशेंट चले गए, हमें बाकियों का शेड्यूलिंग बताना है, तो उस केस में एन और आर कितना हो। हाँ बोलो। दोनों ही 9 होगा, करके देखो आंसर आता है कि नहीं। आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम बताते, रुको देखते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल ले ताकि तुम लोग को समझा पाए। तुम लोग करो कैलकुलेशन करो, कोई बात नहीं, करके देखो कितना आता है। 9 P 9 करना है तुम लोग के हिसाब से, तो फिर आंसर 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल का कितना निकल के आता है देखो। और तो अरे मैं बोलो, ये वाला 3,62,880, ठीक है। अब एक बार आंसर दिखाते, मैच नहीं हो रहा है, बताते भी है क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो आंसर बी का कितना है, दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पर, 79 लाख। नहीं तो 79 लाख थोड़ी ना है, 79 करोड़ 833,600, जो भी हो मैच तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखो, हाँ बोलो क्या बोलो, स्क्रॉल करें, ये ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें गलत क्यों हो रहा है, अच्छा देखो, इसका 9 नहीं होना चाहिए, ये आर तुम लोगों ने 9 लिखा है, ठीक लिखा है, ये 12 ही होगा, हम बताते हैं क्यों होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, क्यों, वो प्रूव होना चाहिए, देखो। अच्छा बताओ, तो कौन से 3 लोग चले गए, क्या वो हमें पता है, नहीं, ठीक है। तो जब डॉक्टर राम शेड्यूलिंग करेंगे, 3 लोग कौन चले गए वो डॉक्टर राम को नहीं पता है, तो वो जब शेड्यूलिंग करेंगे 9 लोगों का, तो उसमें जैसे मान लो 9 लोगों में उन्होंने लिखा, जैसे मैंने 9 लोगों का नाम रैंडमली एबीसीडी लिया था, ठीक है, A B C D E A, ठीक है, फिर GHIJKL, ये हो गया 12 लोग, ठीक है। इनमें से कौन से 3 गए हमें नहीं पता। अब अगर हम लोग मानते हैं कि मान लो ये एबीसी चले गए, तो शेड्यूलिंग में एबीसी के अलावा बाकी सब आएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो एबीसी नहीं जाके बीसीडी गए, तो फिर शेड्यूलिंग अलग होगा। तो जैसे भी शेड्यूलिंग करो, क्या 12 लोग आ ही जाएंगे घूम फिर के, सोचो। मतलब शेड्यूलिंग में तो 9 लोग ही रहेंगे, बात समझो, शेड्यूलिंग में तो 9 लोग ही रहेंगे, लेकिन नाम घूम फिर के 12 लोगों का आएगा कि नहीं आएगा। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ, देखो ABCDE F, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, GHI, 9 जन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जन हुआ, ठीक है। अब ये तो शेड्यूलिंग हुआ, अब इस 9 जन का भी तो अलग अलग शेड्यूलिंग होगा, जैसे मैंने फर्स्ट ए रखा, अब अगर हम BA लिख के बाकी सब एज इट इज रख देते तो भी तो अलग शेड्यूलिंग हो गया, हुआ कि नहीं, अगर हम बाकी सबको ऐसे रख देंगे तो अलग शेड्यूलिंग हुआ कि नहीं। अब इसमें मैंने किन तीनों को नहीं लिया, बोलो, मैंने तो लाइन बाय लाइन लिखा है, एकदम सिंपल, बोलो कौन से, इन इन तीनों को नहीं लिया,
लेकिन मुझे तो पता नहीं है कौन 3 गए हैं, तो जब ऐसा शेड्यूलिंग बनाएंगे तो उसमें जेकेएल भी तो आ जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन का कि हमें पता नहीं है कि कौन से 3 लोग गए, अब वो 3 लोग कोई भी हो सकता है। तो जब हम शेड्यूलिंग करेंगे तो नाम सभी का ही आ जाएगा, 9 लोगों में सभी का ही नाम आएगा। अब पता नहीं, कभी हम लोग सोचेंगे ये 3 नहीं है तो बाकी 9 का नाम लिखेंगे, बाकी 9 में शेड्यूलिंग होगा, फिर कभी सोचेंगे 3 लोग नहीं है। तो बेसिकली ये ना ये जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पहले सिलेक्ट करो कि कितने लोग रह गए, 12 में से कितने लोग रह गए, फिर 12 में से जितने लोग रह गए मतलब जितने चले गए, बाकी जो रह गए उनका हमें क्या करना है, उनका हमें शेड्यूलिंग करना है। शेड्यूलिंग का मतलब सिलेक्शन, उन 9 लोगों को सिलेक्ट और अरेंज करना। बोलो बात समझ में आया? पहले 12 लोगों में से कौन से 9 लोग हैं, मतलब कौन 3 चले गए, वो सिर्फ सिलेक्ट करने से ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो मान लो 2 जन बीच से चले गए, ठीक है, तो कितने जन क्लास में बचे, 6 जन, ठीक है। पीछे 3 सामने 3, 6 जन। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन से 2 चले गए, तो हम सोचेंगे एक बार ये 2 चले गए, ये 2 चले गए, ऐसे करके हम सोचेंगे। तो हम अपना जब शेड्यूल बनाएंगे कि मैंने तो देखा था इतने लोग हैं क्लास में, लेकिन कौन से 2 चले गए, तो मैंने सोचा फर्स्ट 2 जन चले गए तो बाकी लोग हैं। अब फिर मुझे मेरे दिमाग में ये भी आया, मैंने तो देखा ही नहीं है, फिर ये 2 नहीं जाके कोई और भी तो 2 जा सकते हैं, तो मैंने उस तरीके से शेड्यूल किया। तो हर बार शेड्यूलिंग में मेरे पास हर स्टूडेंट का ही नाम आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन गया है, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले ही चले गए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सिर्फ परमुटेशन अप्लाई करते हो तो ये कितना होना चाहिए, 12, क्योंकि 12 लोगों में से मुझे 9 लोग। अब तुम लोग 12 पी आर करो और हम इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। अब इसका आंसर मुझे बताओ, सॉरी मतलब 9 करना है, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, देखो कितना आता है। 79833 600, 79833 600, ठीक है। तो 12 11 10, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये करने से ये आंसर आएगा, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और एक तरीके से समझाते हैं, 79833 और 600, ठीक है। इतना सारा तरीका हो सकता है। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि पहले तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो क्लास में मुझे अभी 6 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, सामने, ठीक है। तो 6 लोग में से कौन से 2 लोग चले गए, पहले तो मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन से 3 3 6 2 7, 7 में से 2, मतलब कौन से 5 लोग हैं, मुझे पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोग कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों लगाना चाहिए। तो वैसे अगर करते हैं तो पहले हो जाएगा 12C9, ठीक है। कितने लोग, 12 में से कौन से 9 लोग हैं। अब तुम लोग वो 9P9 वाला करोगे तो बनेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अलग होता है, तो वो तो मैंने अभी सिखाया नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा, तो एक बार देखते हैं होता है कि नहीं। 9P9 9 फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम बताते हैं। कॉम्बिनेशन का कुछ ऐसा होता है, जस्ट ये समझने के लिए देखो, बाकी परम्यूटेशन से भी ये क्वेश्चन होगा ये लॉजिक के साथ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का ऐसा होता है NCR, ठीक है। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इसमें भी होगा सेम परमुटेशन की तरह, इंटू 1/r फैक्टोरियल होगा। ये हम आगे जाके सिखाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस आर n कितना होगा, सॉरी 9 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, और इंटू 1/r, r कितना है यहाँ पर 9, तो इंटू 1/9 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कितना आता है, ये देखो 9 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो सेम ही आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। पहले सिलेक्ट करेंगे ना कि कौन से, हाँ बोलो। समझ में आ जाएगा। अच्छा समझ में आया बोल रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली देखो पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्ट एंड अरेंज। बोलो ये बात समझ में, ডিনোমিনেটরে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 9 ফ্যাক্টোরিয়াল কেন হলো? এই তো ফর্মুলা বলে দিল, কি কম্বিনেশনের এখানে দেখালাম। আচ্ছা n মাইনাস r ইনটু 1/r। देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, जो कि मैंने अभी सिखाया नहीं है, बिकॉज कॉम्बिनेशन अभी तक आया नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, परमुटेशन से भी कर सकते हो। मतलब पहले ये सोच लो कि कौन से 9 लोग रह गए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, अब तुम लोग का 9P9 वाला कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 9 में से 9 लोगों को ही तो डॉक्टर देखेंगे, तो फिर 9P9 होगा। लेकिन पहले उसमें सिलेक्ट होगा, फिर उसमें अरेंज होगा। मतलब ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का मिक्सड है।
बोलो क्या हम समझा पाए दोनों तरीके से, तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअली क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि मेरे कौन से 9 पेशेंट रह गए, तो उसमें थोड़ी ना मेरा कोई अरेंजमेंट होगा। अगर हम बोलेंगे क्लास में अभी मुझे 7 जन दिख रहे हैं ऑफलाइन में, तो 7 जन में मुझे, मैंने ये बोला कि 5 जन रह गए, ठीक है, तो फिर 5 जन जो रह गए वो मुझे बताने के लिए क्या उसमें अरेंज करना जरूरी है कि 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, जो 5 जन है वही रहेगा। लेकिन अब इनको अगर हम शेड्यूलिंग करेंगे तो बात अलग जरूर बनता है कि पहले हम इसका टेस्ट लेंगे उसके बाद इसका टेस्ट लेंगे, इस तरीके से अगर करेंगे तो शेड्यूलिंग का मायने होता है ना। बाकी अरेंजमेंट, जैसे मान लो तुम लोग को फोटो लेना है, ठीक है, तो अगर फोटो लेना है ग्रुप में, तो उसमें जैसे मान लो कि बचपन में ऐसा होता है कि हम बीच में खड़े होंगे, हम इधर खड़े होंगे, उधर खड़े होंगे, तो परमुटेशन लग जाएगा, ठीक है, इधर उधर उधर। लेकिन अगर बड़े हो गए हो, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं भी खड़े कर दीजिए मैम, ले लेंगे फोटो, कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब सिलेक्शन, मुझे सबको लेके फोटो लेना है, बस सिलेक्शन। कोई कहीं भी खड़े हो, मैंने जहां बोला तुम लोग खड़े हो गए, ले लिए, तो सिलेक्शन, मुझे 7 लोगों के साथ फोटो लेना है, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे शेड्यूलिंग करना है कि किसको आगे पीछे खड़ा करना है, लाइन बाय लाइन या किसी भी तरीके से, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, परमुटेशन। सिलेक्ट तो करेंगे, साथ ही साथ उसको क्या करेंगे, अरेंज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से होगा। बाकी एनसीआर मैंने सिखाया नहीं था, लेकिन ये भी वही परमुटेशन का ही फॉर्मूला जैसा ही होता है, लेकिन हम ये डिटेल्स में बताएंगे जब कॉम्बिनेशन आएगा कि इसका रूल्स क्या हो, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखो इस चीज को। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। तो सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, बताओ सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलो। देख के ही बता सकते हो, 4p3 दिया हुआ है, आंसर बताना है तुम लोग को कितना होगा। 34 होगा, अच्छा 34 नहीं 24 होगा, वो 24 बोल रहे हो, अच्छा 4p3, ठीक है, लिखो फिर। एक्सरसाइज 5A1, ठीक है, 4p3 ये निकाल सकते हो तुम लोग खुद से। 4 - 3 कितना हो जाएगा नीचे, 24। हाँ, तो ये 24 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, कैलकुलेटर पे देख लो, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। फिर सेकेंड वाला भी बताओ, 4p4 इज इक्वल टू 24, 4p4 4 फैक्टोरियल यानी 24 होगा। 4p4 तो 4 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि नीचे 0 आता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो वो तो हम नहीं दिखा रहे क्योंकि इसका हमारा अलग से फॉर्मूला इस वजह से बना हुआ है ताकि जल्दी कर पाओ, तो ये भी 24 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी था, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं 7 फैक्टोरियल, अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लो 7 फैक्टोरियल कितना होगा और बताओ कितना होता है। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, मैंने बताया था, 5040, हाँ 5040, ठीक है। 5040 ये वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन मेरा ए, ए के साथ मैच होता है, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर, हाँ बताओ 0 फैक्टोरियल 1 होगा, इस पे मैंने पूरा डिस्कशन प्रूव करके दिखाया भी था, 0 फैक्टोरियल 1 1 होता है। हाँ, और इसी वजह से तो ये फॉर्मूले से ये बनता है ना, क्योंकि इसके नीचे बाकी 4 - 4 फैक्टोरियल करके 0 आता है, 0 1 होता है, तभी तो इसका प्रूफ भी मैंने दिखाया था, जिसका कोई जरूरत तो है नहीं बट याद रखने के लिए। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, बोला है कि NPR, एन इज ऑलवेज, इस पे भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, बोलो एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो NPR हम लोग का ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऑप्शन सी होगा, ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना चाहो लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑप्शन सी के साथ हमारा मैच हो रहा है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर, अच्छा इसमें बोला है एनपीआर का, यहाँ पर हमें वैल्यू लिख के दिखाया है, एन इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट करके n-r+1 द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, हम बता दें तुम लोग आंसर। ओ 6টা বাদ দিয়েছো लगा, देखो
अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पर एनपीआर द रेस्ट्रिक्शन इज, एनपीआर में रेस्ट्रिक्शन कौन सा सही है? एन ग्रेटर देन आर होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल आर होना चाहिए, एन लेस देन इक्वल आर होना चाहिए, या फिर कोई सा भी सही नहीं है? डी। हाँ बी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, लिख लो। एनपीआर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ थिंग्स में से ही आर नंबर ऑफ थिंग्स का सिलेक्शन होगा। तो अगर एन में एन ही सिलेक्ट होता है तो एन और आर बराबर होगा, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर जो बोल रहे थे, ये देखो एनपीआर यहाँ पर दिया हुआ है। फैक्टर का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखो फैक्टर का मतलब जैसे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। अब इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 - 1, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये सब एक एक फैक्टर है, ठीक है। कौन सा? ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ठीक है। मतलब जैसे तुम लोग 24 को ऐसे करके कैलकुलेट करते हो तो हर एक एक फैक्टर नहीं होता है, तो वैसे यहाँ पर हर एक फैक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेशन बोलते हैं। तो अगर एनपीआर ऐसे करके यहां तक इसका फैक्टर्स चल रहा है, बोल रहे इसमें कितने सारे फैक्टर्स है ये तुम लोगों को बताना है। तो देखो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एनपीआर के जगह कुछ हम लोग डेटा लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो 5p3 ले लिया, ठीक है। तो 5p3 अगर ले लिया तो इसका कैलकुलेशन बताओ कितना होगा। यानी ऊपर 5 फैक्टोरियल, हम थोड़ा सा इसका डिटेल्स दिखा देते हैं। 5 - 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया? 2 फैक्टोरियल। अब इसमें फैक्टर काउंट करो कितना होगा। 5 4 3, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कितने सारे फैक्टर्स बचे? 3, ठीक है। एक 5, एक 4 और एक 3, तीन फैक्टर्स बचे। आंसर 3 नहीं है, आंसर तो क्या होगा? 60, ठीक है। फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बचे? 3। ये किसके साथ इक्वल है यहाँ पर बोल सकते हैं? आर के साथ, ठीक है। ये किसके साथ इक्वल है? आर के साथ। मतलब जब भी हम लोग एनपीआर का सोल्यूशन करते हैं उसमें जो फैक्टर्स लास्ट में बच जाता है वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। इससे ये चीज प्रूव हो गया। तो ये जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 7th वाला, तो उसमें तुम लोग बताओ कि इसमें फिर कौन सा आंसर होना चाहिए? डी। टी आर होगा। हाँ टी आर होगा। कि हम लोग का यहाँ पर कितना कुछ भी लिखा हुआ है डॉट डॉट करके, ठीक है, जो भी डेटा हो क्यों ना, हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर आर के साथ हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ के साथ कोई भी डेटा लेके तुम लोग देख सकते हो। 5p3 लेना है ऐसा बात नहीं है, तुम लोग कोई भी डेटा से देख सकते हो। तो इसका आंसर लिख लो, आंसर होगा डी आर, ठीक है। 7th नंबर का एनपीआर, n - 1, n - 2 डॉट डॉट n - r+1, ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स डी, ऑप्शन डी आर ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, ऑप्शन डी आर। अच्छा, फिर 8th नंबर, एनपीआर को और किस तरीके से लिख सकते हो बोलो? इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? एनपीआर को कैसे लिखा जा सकता है? ए, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये कैसे लिखा हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये एनसीआर का लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन का है ना। ये अभी तो समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने एक बार तुम लोगों को फॉर्मूला बताया। ये कॉम्बिनेशन वाला लिखा है, ये तो कुछ भी नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन का, ये परम्यूटेशन का। तो एनपीआर पूछा है तुम लोग का, पहला वाला सही है। एनपीआर हम लोग क्या लिखते हैं? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमारे ऑप्शन में इस फैक्टोरियल के साइन के जगह ये वाला दिया हुआ है, तो एक ही बात है, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 तरीके का साइन यूज होता है। तो ए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 9th नंबर में देखो, np4 इक्वल 12 इंटू np2 देन n इज इक्वल टू। अब जैसे मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता, मैंने तुम लोग को एक करके दिखाया था, बट बोला था कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग यहां से मुझे देख के बताओ कौन सा ऑप्शन हमें ट्राई करना ही नहीं चाहिए? ए, क्यों बोलो? क्योंकि n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, तो 6 और 5 इसमें से ट्राई करके देख सकते हो कौन से वाले से आंसर आ रहा है। अब तुम लोग बी से करो, सी से करो, वो देखो किससे आ रहा है, वही आंसर हो जाए। 9th नंबर, np4 इंटू 12 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल 12 इंटू np2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला ऑप्शन तो हटा दिया, ऑप्शन बी में क्या लिया हुआ है? 6, इससे ट्राई करो, और ऑप्शन सी में 5 है, इन दोनों में से कोई एक होगा, नहीं हुआ तो नहीं। 6 से होगा, ठीक है, फिर 6 से ही चेक कर लेते हैं। देखो
6p4 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 3 2 और नीचे 2 से कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया 360। अच्छा हाँ 360 और 12 इंटू np2 की जगह लिखो 6p2, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो वाला ऑप्शन ट्राई करें। तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 12 360। हाँ मैच तो हो रहा है, तो फिर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तुम लोग को खुद से चेक करना है। अब बी से चला गया ठीक है, नहीं जाता तो फिर सी पे चेक करना पड़ता, तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर आ गया। 60 नहीं 4 है और ये वाला 6p2 है, इधर 4 है इधर 2 है, इधर 4 है इधर 2 है, 6 दोनों में ही लगेगा, तो एक 6p4 आ जाएगा और जो 12 के साथ मल्टीप्लीकेशन है वो 6p2 आ जाएगा, ठीक है। तब देखो दोनों में 360 आ जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, करो 10 वाला दिया है np3 is to np2 इक्वल 3:1, तो n का वैल्यू क्या होगा 7 4 और 5, ये 3 दिया है, तो पहले ऑप्शन ए से ही देखना चाहिए, नहीं जाएगा तो बी से देखना, ठीक है। हम लिख देते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, लिखो np3 is to np2 3:1, हम लोग को n निकालना है, ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है शायद 4 और सी में है 5, ठीक है, और डी नन ऑफ दिस है, डी नन ऑफ दिस है, इसमें से चेक करना है तुम लोग को। तो पहले ऑप्शन ए से ही देखते हैं, जो ऑप्शन पहले दिख रहा है 7p3 डिवाइडेड बाई, देखो इस 2 का मतलब डिवाइड होगा ना, तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, तो 7p2, तो ये 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 कितना होगा 4 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, तो 7 7 कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, ये 5/1 मतलब 5:1 हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। बी भी नहीं हो रहा है, तो फिर सी होगा, ठीक है। एक बार देख लो, ट्राई कर रहे हो जो जो अपना चेक करके देखते जाओ सब कोई। बी भी नहीं होगा बोला जा रहा है, तो चेक कर लो एक बार जिन्होंने चेक नहीं किया अभी तक। 4p3 4p2 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, नहीं होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ये 2:1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही है कि बी भी नहीं होगा, तो या तो सी या तो डी होगा। अब सी से गया तो आंसर सी, नहीं गया तो फिर डी देना पड़ेगा। सी सी वाला भी नहीं हो रहा है, नहीं सी वाला होगा, हाँ सी तो होगा बोल रहा है, आंसर तो वही बोल रहा है सी होगा। सी में क्या दिया था 5, ठीक है, इधर साइड में ही कर लेते, जगह तो है। सी का ऑप्शन 5, तो 5p3 और 5p2 करना है तुम लोग को, 5p3 और 5p2, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। मैच हो रहा है हाँ 3:1। हाँ इसी में आता है 3/1 यानी 3:1, यानी ऑप्शन सी से होगा। अब ऑप्शन थोड़ा पीछे के साइड जाएगा हमारा, तो टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने में तो इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 10th का सी हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर वाला भी है। देखो इसमें बोला है m प्लस एन पी टू इक्वल 56 और m माइनस एन पी टू, हम लिख देते हैं इक्वल 30, हमें m और n का वैल्यू पूछा है कौन सा हो, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे m प्लस एन पी मतलब परमुटेशन 2 56, ये एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है m माइनस एन पी टू 30, ये दिया हुआ है। ऑप्शंस भी लिख देते हैं, पहला ऑप्शन ए में m6 है और n2 है, फिर ऑप्शन बी में m7 और n1 है, और ऑप्शन सी में m
4 और n भी 4 है और d नन ऑफ दिस है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करने का तो सोचो ही मत, काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो पहला m प्लस n मतलब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 सॉरी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8p2, अब 8p2 56 होता है कि नहीं देखते हैं, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 8 7 और 6 और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। हाँ 56 तो हो रहा है, लेकिन एक सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, इधर भी 30 उसी डेटा से आना चाहिए, तो ही ऑप्शन ए को हम लोग मान सकते हैं। तो m माइनस n मतलब 6 माइनस 2 कितना 4p2, ये नहीं लगता है होगा 30, काफी कम हो जाए। 4 3 2, हाँ जो सोचा था नहीं होगा, काफी कम हो जाए 12। तो ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाँ बी से आंसर आएगा। ठीक है, चलो बी से आएगा, हम टिक कर दिए, चेक भी कर लेते हैं। ऑप्शन ए से हमारा 56 तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट 30 नहीं हो रहा है, तो नहीं ले सकते। चलो बी का देखते हैं, 7 प्लस 1 8p2, तो 8p2 तो अभी अभी चेक किया था, 8p2 में 56 होगा, दोबारा से डिटेल्स में करने का जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली लिख लो, 8p2 56 होगा, बस इधर का चेक करेंगे। 7 माइनस 1 6p2, तो 6p2 कितना होगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 30। हाँ ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि बी से दोनों ही मैच हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे ऑप्शन से हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 12th नंबर वाला देखते हैं क्या बोला। अच्छा 5pr60 r क्या होगा, 3 2 4 ऐसे दिया है। ठीक है, 5pr60 है और हम लोग को ऑप्शंस में दिया हुआ है 3, ए ऑप्शन 3 है, बी में 2 है, सी 4 दिया हुआ है, डी नन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू है वो फाइंड आउट करें, मतलब किससे आंसर होगा। तो पहले ए से ही चेक करेंगे, 5p3 ए नंबर से ही होगा। ठीक है, 5 माइनस 3 2 हो गया, 5 4 3 2 60, हाँ ए से ही हो जा रहा है, ए से ही आंसर आ जा रहा है 60। 13 नंबर का देखो, n1 प्लस n2p2 132 n1 हम लिख देते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस भी लिखते हैं, क्या बोला है देखो, n1 प्लस n2 परमुटेशन 2 इक्वल 132, और दूसरा है n1 माइनस n2 परमुटेशन 2 इक्वल 30, और ऑप्शंस भी लिख देते हैं, n1 6 n2 6, ऑप्शन बी n1 10 n2 2, ऑप्शन सी n1 9 n2 3, और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बोलो क्या इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसपे हमें चेक करना ही नहीं चाहिए, बोल सकते हो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हमें ए को हमें कभी चेक नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलो तो क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ 6 माइनस 6 जब यहाँ पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, एन का कुछ भी वैल्यू होगा, क्योंकि अभी तो बोला तुम लोगों ने कि एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए से चेक मत करो। ठीक है, अच्छा अब बी से सी नंबर आंसर हो। ठीक है, तो देखो बी सी डी, ठीक है, तो बी वाला तुम लोग ट्राई करके देखो होता है कि नहीं, और उसके बाद और एक चीज भी शॉर्टकट कर सकते हो, देखो 10 प्लस 2 करने से कितना होता है 12, अगर ऑप्शन बी लोगे तो वहां भी 12 आएगा, और 9 प्लस 3 करने से भी कितना आएगा 12 आएगा। तो फिर पहले वाले पे चेक नहीं करके ऑप्शन को सिर्फ दूसरे वाले पे चेक करने से पता चलेगा, क्योंकि अगर ये भी 12 है तो अगर ऑप्शन बी से सेटिस्फाई होगा तो फिर 12 वाला भी करना चाहिए सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब चेक कर सकते हैं, मतलब चाहो तो इसको अवॉइड करके पहले इस पे चेक करो, इस पे जो नहीं करेगा उसको छोड़ के फिर दूसरे वाले पे दोनों चेक कर लेना। ठीक है, ये शॉर्टकट है, बाकी दोनों पे ही कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर ये वाला हम पहले ये सेकंड वाले पे ही चेक करते हैं, ये 8p
2 हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन बी पे तुम लोग को एक एक चेक करके दिखा देते हैं। 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया देखो 56। ठीक है, तो 56 आ गया। तो फिर इसका मतलब अब बी पे आगे चेक करने का जरूरत होगा? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, और 12p2 करने से मुझे लगता है 132 आएगा, क्योंकि अगर सी ऑप्शन सही बोला जा रहा है तो फिर 12p2 करने से तो आना चाहिए। तो ये 12 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 10। तो क्या ये मल्टीप्लाई करने से 132 होता है? और वो दिख ही रहा है, देखो ना, दोनों में 12 आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि इसमें से आंसर आएगा, कोई भी एक प्लस वाले ऑप्शन को दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में ही 12 है। अलग कैसे हो सकता है? बस ये वाला चेक करना है। ठीक है, तो बी से नहीं हुआ। ठीक है, बी से नहीं हुआ बिकॉज ये 56 आ गया। सी पे होगा ऐसा बोला जा रहा है। चलो देखो सी पे, तो सी पे हम लोग, ये तो पता है 12p2 तुम लोग का 132 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3p2 मतलब कितना हो जाएगा 6 ना 7? 6। अच्छा 6p2 4 फैक्टर 6 5 30 30 था ना उधर 30। ठीक है, आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ऐसे तुम लोग थोड़ा शॉर्टकट देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन पे चेक करने लग गए। ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाए। 13 वाला हो गया। चलो 14th नंबर वाला देखते हैं। अलग है क्वेश्चन। अभी लगातार हम लोगों ने एक ही तरह का क्वेश्चन किया। यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी, यहाँ पर अरेंज नहीं बोला है मैंने, लेकिन परमुटेशन के लिए क्या लैंग्वेज लिया है? सिलेक्शन एंड अरेंज। रीअरेंज कभी नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पर बोला है रीअरेंज। ठीक है, तो रीअरेंज और अरेंज में फर्क क्या है बोल सकते हो? बोलो, रीअरेंज और अरेंज में फर्क क्या हो? हम रीअरेंज मतलब बोल सकते हैं शफल करके वर्ड्स को लिखना। रीअरेंज का मतलब देखो, अरेंज का अगर इसको रीअरेंज नहीं बोल के अरेंज बोला जाता तो तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते? पहले मुझे ये बताओ, कंप्यूटर जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो बोलो इसमें एन कितना होगा, आर कितना होगा? तो सिलेक्ट करके ही ना अरेंज करोगे, पहले लेटर सिलेक्ट करोगे फिर अरेंज करोगे। तो एन कितना होगा? तो कंप्यूटर में कितने सारे लेटर है? कितने सारे? 8। COMPUTER 8। अगर मुझे 8 में से, अगर मुझे अरेंज करने बोला है, मुझे तो बोला नहीं कि 8 में से इतना लो उतना लो, तो अगर मुझे पूरे वर्ड को ही बार बार अरेंज करना है तो कितना लेटर लेना पड़ेगा? बार बार 8 ही लेटर लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा 8p8 8 फैक्टोरियल, जिसका आंसर कितना होता है देखो तो कितना होता है? इतना होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अरेंज करना। ठीक है, हम लोगों ने अरेंज किया। लेकिन रीअरेंज का मतलब क्या है पता है? रीअरेंज का मतलब होता है कि उस वर्ड को छोड़ के बाकी सारे वर्ड का अरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंज का मतलब देखो, ऑलरेडी मेरे पास जो वर्ड है ओरिजिनल वर्ड क्या है? कंप्यूटर। अब उसको रीअरेंज करने का मतलब क्या? उसमें कंप्यूटर को इंक्लूड कर सकते हैं। इंग्लिश में लैंग्वेज सोच के देखो, मुझे बोला इस वर्ड को रीअरेंज करो। जैसे मान लो मुझे कोई एक वर्ड दे दिया लाइक टू, TWO2। ठीक है, और मुझे बोला गया इसको रीअरेंज करो। तो जब रीअरेंज करेंगे तो क्या TWO2 को लेंगे या फिर इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो लेंगे? इसके अलावा बाकी जो इंग्लिश में रीअरेंज का मतलब तो ये हुआ, मतलब इसको छोड़ के बाकी और कितने तरीके से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो वैसे टू को हम लोग कितने तरीके से कर सकेंगे? TOW जिसमें ओरिजिनल वाला भी आ गया, टी आगे रहेगा तो OWT, और क्या होगा OTW, आगे और क्या लेंगे WTO और WOT। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हुआ अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें से 3 लेटर को एट ए टाइम लेके। लेकिन रीअरेंज करने का मतलब इसको हटा दो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितना भी होगा तो कितना हो गया 5। तो अगर रीअरेंज बोला है तो फिर कितना हो जाएगा 40,320 माइनस कितना होगा 1। वही कंप्यूटर जो है वो हट जाएगा, बाकी सारे रहेंगे, तो कितना आ जाएगा 19। ठीक है,
तो ये हमारा लैंग्वेज का बात है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी है शायद, हाँ ऑप्शन बी। रीअरेंज का मतलब हमेशा याद रखो कि जो मुझे ओरिजिनल वर्ड दे दिया है उसके अलावा इससे और कितने सारे हम लोग वर्ड बना सकते हैं, और मीनिंग का तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद 15 जो है वो अलग कंसेप्ट में है, यहाँ पर 18 वाला कर सकते हैं, उसके बाद एक अलग कंसेप्ट है वो सिखाते हैं, ठीक है। 18th वाला पहले कर लो, ठीक है। 18th वाला जो है जितना सीखे उसमें 18 तक ही कर सकते, बाकी के लिए हमें दूसरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। बोल रहा है इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन मे बी ओन। कितने तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ओन हो सकता है। तो 12 स्कूल है, 12 स्कूल मान लो 1 ABCDEFGH करके 12 स्कूल का नाम है। अब 12 स्कूल में से मान लो ABC फर्स्ट हुआ, या फिर BCD फर्स्ट हुआ, या CDE फर्स्ट हुआ, ऐसे करके अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सोचना है कि 12 स्कूल कितने तरीके से जो है अपने आप को, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर होते कितने तरीके से होंगे, तो फिर हमें कितने स्कूल में से कितने स्कूल को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है। 12 में से 3, ठीक है। तो 12 कितना हो जाएगा, 12P3। 12 माइनस 3 कितना होता है, 9। 12 11 10 9 1320, ठीक है। 1320 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। 1320 यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, और ये वाला भी कर सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा, भावल्स ऑक्युपाई बोले, ठीक है। अब दूसरा एक कंसेप्ट सीखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया सपोज बैट, ठीक है। तो अब तुम लोग इसको अरेंज करो, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है बताओ, कितना सारा तरीका होगा अरेंज होने का। लिखो, अलग अलग तरीके से। 3 लेटर हमेशा लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी लिख सकता है। 3 लेटर होता है, 4 हुआ तो मुश्किल हो जाता है। हाँ 6 होगा, ठीक है। देखो क्या क्या होगा, मैंने अरेंज बोला है, ठीक है, रीअरेंज नहीं बोला है, सिंपल अरेंज बोला है। तो बैट पहले BAT फिर BT है, जैसे मैंने सिखाया वैसे कर सकते हो, गलत नहीं होता है। पहले B को कांस्टेंट कर दिया, फिर A को कर लो, तो फिर TB और ABT, ठीक है। और इसके बाद आगे कौन आ जाएगा, T, तो TBA और TAB, ठीक है। ये हो गया 6 तरीके का अरेंजमेंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं जहां पर A और T एक साथ होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट है जहां पर A और T एक साथ है। हाँ बताओ। अच्छा, कौन कौन सा 3? ये वाला और ATB, लास्ट वाला भी, ठीक है, T है। देखो, टुगेदर, टुगेदर, ये भी तो है टुगेदर, ठीक है, ये भी है टुगेदर, ठीक है। तो 4 हमारे पास ऐसे वर्ड निकल के आए जहां पर A और T टुगेदर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब हम इसको ऐसे बोलना चाहते हैं कि AT टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, ठीक है। मतलब AT एक साथ हो या ना हो, ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट है, 6, ठीक है। AT एक साथ हो या ना हो, ऐसे 6 अरेंजमेंट है, ठीक है। और AT, A, T लिखा है, तो A, T का मतलब A और T लेटर एक साथ। अब T A फॉर्म में भी होता है तो भी बात एक है, AT फॉर्म में होता है तो भी एक ही बात है, ठीक है। और ये ऑलवेज टुगेदर, ऐसे कितने सारे फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने, 4, ठीक है। तो अब नॉट टुगेदर कितना आएगा, बता सकते हो? तो ये देखो यहां से दिख रहा है नॉट टुगेदर, और इसमें से माइनस करने से 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉट टुगेदर, ठीक है।
तो अगर नॉर्मल जो अरेंजमेंट होगा कोई भी वर्ड का, उससे अगर हम लोग टुगेदर लिस्ट करेंगे तो हमें नॉट टुगेदर मिलेगा, या फिर नॉट टुगेदर लिस्ट करेंगे तो टुगेदर वाला मिलेगा। अब ये तो हो गया लिख के करना, जो कि मेरा छोटा सा अरेंजमेंट था। तो तुम लोग ये नहीं भी लिखोगे तो यहाँ से देख के बताओगे, 4 टुगेदर 2 नॉट टुगेदर, यहाँ से बताओगे। लेकिन जब मेरा वर्ड बड़ा बड़ा होगा जिसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, मान लो 3 से ज्यादा हुआ, तब तुम लोग लिख नहीं पाएंगे, तब हमें इसका कैसे सोल्यूशन करना होता है। तो उस केस में देखो, हमें जो भी लेटर हो, नंबर हो, जो भी हो, जिसे हमें टुगेदर बोला जाता है, उसको हमें एक ग्रुप मानना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आएगा। यहाँ पर जो टी ए या फिर मैंने क्या लिखा था, टी ए लिखा था तो एक साथ, हाँ, टी ए हो या ए टी हो, ये मुझे चाहिए था टुगेदर में। तो इस चीज को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, एक यूनिट या फिर ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, यूनिट या फिर ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो बोलो टोटल लेटर हम लोग का कितना था, जिसको हम लोगों ने बार बार अरेंज किया, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, टोटल लेटर कितना था, 3। बैट में तो 3 ही लेटर है, बी ए और टी। ठीक है, उसमें से रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितना था, बता सकते हो? रेस्ट्रिक्टेड मतलब जिसके ऊपर कुछ रूल्स रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, ऐसे कितने लेटर थे, 2। ठीक है, कौन कौन सा, ए और टी। ठीक है, तो ये 2 लेटर था। ठीक है, तो ये 2 लेटर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 3 लेटर है इसको हम लोग 3 ही मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो, नहीं ऐसे नहीं, रुको एक सेकंड, ये जो है, जो रेस्ट्रिक्टेड लेटर है, इसको मुझे क्या मानना है, एक यूनिट या एक ग्रुप मानना है। ठीक है, तो ये 2 जो लेटर है ए और टी, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा, है ना। मतलब टोटल लेटर तो देखो, टोटल लेटर है बी ए टी। ठीक है, ये उसमें से ए टी रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ए टी रेस्ट्रिक्टेड है। अब मुझे अरेंज करना है, तो मुझे एक साथ कितने लेटर लेना है, जब भी अरेंज करना है 3 लेटर लेना है। ठीक है, बी ए टी को, जिसमें से ए टी रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड लेटर को मुझे एक यूनिट या ग्रुप मानना है। क्या मानना है, एक यूनिट या ग्रुप। मतलब ये 2 होने के बाद भी इसे मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक। ठीक है, एक मानना पड़ेगा। क्यों, वो भी हम बताते, क्योंकि देखो, अगर मुझे टी ए एक साथ लिखना है तो मेरे लिए टी जहां जाएगा उसके जस्ट आगे या पीछे ए जाएगा। ठीक है, टी जहां भी जाएगा उसके जस्ट आगे या पीछे क्या जाएगा, ए जाएगा, तभी तो वो टुगेदर होगा। तो ये देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या बोला है, रेस्ट्रिक्टेड चीजों को हमें एक ग्रुप मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर एटी मिला के एक ग्रुप हो गया। ठीक है, आप बोलो मेरे पास, इसका मतलब अगर एटी मिला के मेरा एक ग्रुप हुआ, तो मुझे जब अरेंज करना है तो मेरे पास टोटल कितना लेटर होगा, ऐसा। वैसे तो मेरे पास 3 लेटर था। ठीक है, जिसमें से 80 मिला के मैंने एक मान लिया, तो और मेरे पास कितना लेटर बचा, एक ही बचा। क्या बचा, बी। ठीक है, एक ही लेटर बचा बी। तो मेरा टोटल अरेंजमेंट कितने लेटर का होगा, 2 लेटर का। ठीक है, एक बी का और 80 मिला के एक। ठीक है, 2 लेटर का। अब 2 लेटर का अरेंजमेंट कैसे होगा, 2p2। ठीक है, किस तरीके से होगा, 2p2। और उसके साथ साथ ये 80 अपनी जगह पे इंटरचेंज होगा, कभी 80 होगा कभी TA होगा। तो उसके लिए अगेन क्या हो जाएगा, 2p2। मतलब हम बताते हैं, देखो जैसे जब यहाँ पर बैट लिख रहे हैं BAT, ठीक है, तो हम लोग का अरेंजमेंट ऐसे लेना है, ये 2 जगह का अरेंजमेंट हो रहा है, इसको हम लोग एक साथ मानेंगे। जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो पता ही है, ये यहाँ बैठेगा तो उसके पास ही दूसरा वाला बैठेगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो वहां पर तो मतलब मान के चलते, मतलब ऐसे टीचर मान ही लेते कि ये यहाँ बैठा है तो कैसे भी करके धक्का मुक्की करके भी वहीं पर ही बैठना है, ऐसा होता है, हम लोग के टाइम पे भी होता था। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है मतलब वही एक ग्रुप बताने के लिए होता है, मतलब हम लोग सब एक ग्रुप में है। ठीक है, मतलब कोई एक दिख रहा है तो मान लो बाकी सब भी यही दिखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही एटी, तो ये एकजुट हो गए ना, मतलब हम लोग अलग अलग नहीं है, हमारे अंदर इतना पक्का दोस्ती है, तो ये हो गया एटी। ठीक है, अब इसका मतलब 2 का अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, टी ए भी होगा तो भी चलेगा, ए टी होगा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर हमें अरेंजमेंट को 2 तरीके से सोचना है। एक तो ये BAT का अरेंजमेंट जो मेरा 2p2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 लेटर मुझे मानना है। ठीक है, और प्लेसेस कितना है, 2 में से 2 मुझे सिलेक्ट करके अरेंज करना है। और TAAT ये जो फॉर्मेशन होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, 2p2, क्योंकि 2 लेटर 2 पोजीशन। ठीक है, मतलब इसके केस में भी मेरा n कितना हुआ, 2, और r कितना होगा,
2 और यहाँ पर भी n2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर n2 का मतलब b और at को एक साथ दिखा दो, ठीक है, और उसमें से कोई भी हमें ये दो लेना है, ठीक है, और यहाँ पर वो a और t का अरेंज होगा, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो तो आंसर तुम लोग का कितना आ रहा है ये करने पे, अगर रेस्ट्रिक्शन हुआ तो इस पे आंसर देखो कितना आ रहा है, और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, एक साथ होने से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा था मल्टीप्लीकेशन रूल्स में। तो बताओ कितना आएगा, 2p2 का 2 फैक्टोरियल, 2p2 का 2 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग का 4 मतलब कौन सा आंसर आया, एटी जिसमें टुगेदर है, हम लोगों ने तो वही अरेंजमेंट दिखाया जहां पर ए टी क्या है, टुगेदर है, ठीक है, तो ए और टी अगर टुगेदर होगा तो अरेंजमेंट इस तरीके से करना है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे का एक आधा क्वेश्चन देखो और भी समझ में आ जाएगा, जैसे यहां पर हाँ ये वाला 15th नंबर, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर, ठीक है, वर्ड क्या दिया है फेलियर, सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर, हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है, इसमें जो वावल्स है वो हमेशा एक साथ आए। तो पहले तुम लोग लिखो इस वर्ड को फेलियर, ठीक है, फेलियर वाले वर्ड को लिखो, फिर देखो कैसे होता है, FAILURE, ठीक है। अब इसमें हम वावल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर ले रहे हैं, वावल्स बोलो कौन कौन सा है, एफ क्या होगा, ए वावल्स हो गया, फिर आई वावल्स, एल कॉन्सोनेंट, यू वावल्स, एक एक करके लिखो तो गलत नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, आर कॉन्सोनेंट और ई वावल्स, देखो मैंने सारे वावल्स ठीक लिखे हैं। अब इसमें से रेस्ट्रिक्टेड कौन है, वावल्स की कॉन्सोनेंट, मतलब किस वावल्स जिस पे रूल्स लगा दिया है वही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखो रेस्ट्रिक्टेड, ये सब लिखना जरूरी नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में लिखो ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे करके करना है, एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, वहां तो वैसे भी लिखना है नहीं तुम लोग का तो एमसीक्यू। तो रेस्ट्रिक्टेड लेटर यहाँ ब्रैकेट में मैंने 4 लिखा है, ठीक है, और नॉट रेस्ट्रिक्टेड 3 है, ऐसे काउंट करके लिखा है। लेकिन अभी अभी मैंने सिखाया तुम लोग को, कोई भी चीज अगर रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड इन द सेंस जब वो एक साथ आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, वावल्स जो है ऑलवेज कमिंग टुगेदर, तो जब एक साथ रहेंगे तो उनको क्या मानेंगे, एक ग्रुप, तो ये 4 की जगह क्या मानोगे, एक, और ये 3 अपना 3 ही रहेगा, इसमें कुछ मत करो क्योंकि इनका तो ऐसा बात नहीं है, ये कहीं भी देखो FLR ये कहीं भी जा सकता है, अलग अलग एक साथ रहे तो भी इनको कुछ नहीं, अलग रहे तो भी कुछ नहीं, लेकिन AIUE ये जब भी पुट होगा एक साथ होना चाहिए। अब आगे AI II उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 4 लेटर लगातार सीक्वेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल फिर अरेंजमेंट कितने लेटर का बनेगा हमारा, 4, ये है एक यूनिट, ठीक है, और ये है 3 लेटर्स, ठीक है, तो हमारा टोटल अरेंजमेंट ऐसे लिखो तो कभी गलत नहीं होगा, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को करोगे तो नहीं होगा गलत। टोटल अरेंजमेंट 4 लेटर्स का करना है, तो 4 लेटर का अरेंजमेंट करना है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एन कितना 4, हमें चारों लेटर ही एक साथ लेना है, और आर भी कितना 4, तो 4p4, लेकिन ये AIUE इसको तो मैंने एक मान लिया, लेकिन क्या ओरिजिनली ये एक है, नहीं, ये इंडिविजुअली तो 4 ही है। अब ये 4 अपने आप में इंटरचेंज हो सकता है क्योंकि ये एक साथ बैठेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए के बाद आई को ही लिखना जरूरी है, ए के बाद यू ई कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये एक साथ रहेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये आपस में कितने जन, 4, और इनको अगर अरेंज करना है तो उसके लिए एट ए टाइम हमें 4 लेटर को ही लेना पड़ेगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया 4p4। अब अगर मुझे पूरा फेलियर लेटर, फेलियर वर्ड में जितने सारे लेटर है सभी को अगर अरेंज करना है इस रेस्ट्रिक्शन के साथ, तो मुझे ये चीज भी चाहिए एंड ये चीज भी चाहिए एक साथ, तभी होगा ना, क्योंकि AIUE को हटा के तो मेरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, मुझे सभी को लेके करना है, तो एंड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, 4p4 4 फैक्टोरियल, अगेन 4p4 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तुम लोग देख लो और अगर याद है तो मेरे तरह लिख लो, 24 into 24 कितना हो, 576, ठीक है, तो 576 आंसर मेरा ऑप्शन ए,
तो देखो समझ में आया क्या हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है। हमें क्या करना है देखो, क्योंकि हम लोग एक एक करके लिख के थोड़ी ना चेक कर पाएंगे अभी कि कितना, क्योंकि 576 लेटर लिख पाना कभी पॉसिबल है? ये बैट में तो हम लोग का 4 निकल के आया था तो लिख के देख लिया, क्या ये लिखना कभी पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कितना लिखना स्टार्ट भी करोगे तो कितना सही होगा वो बहुत मुश्किल है। 576 अरेंजमेंट होगा। तो अरेंजमेंट एक्चुअली कैसे दिखेगा, अगर एक भी तुम लोग को दिखाए, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, ए लिखा, UI और इसके बाद LR, क्या ये ऐसा अरेंजमेंट बन सकता है? सोच के बोलो। हाँ बन सकता है। ये 4 एक साथ होने चाहिए, तो ये 4 को तो एक साथ रख दिया और बाकी कहीं पर भी पुट हो सकता है। और क्या अरेंजमेंट हो सकता है, मान लो यहाँ L है, यहाँ R है, फिर यहाँ पर है UEAI, फिर यहाँ पर F है, ये भी हो सकता है। मतलब इस तरीके का टोटल कितना अरेंजमेंट होगा इस टाइप में? 576 अरेंजमेंट होगा। तो 1 2 3 4 का अरेंजमेंट 4p4, और ये जो अंदर में 4 है इसका अरेंजमेंट हो जाता है 4p4, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट एक एक करके बने। अच्छा ठीक है, चलो अगर ये समझ में आया तो हम लोग और एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, तुम लोग करो। बोल रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ड एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। यहाँ पर कम टुगेदर नहीं बोला है, क्या बोला है? नेवर कम टुगेदर। तो अगर नेवर कम टुगेदर है तो क्या करना है वो भी मैंने तुम लोग को सिखाया। नॉट टुगेदर कैसे निकालोगे, नॉर्मल अरेंजमेंट कर लोगे, उसमें से टुगेदर वाले को हटा दोगे तो आंसर किस चीज का आ जाएगा? नॉट टुगेदर। ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो 10 एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें से एक बेस्ट पेपर माना गया, एक वर्स्ट पेपर माना गया, जो कि एक साथ नहीं आने चाहिए, तो कितने सारे अरेंजमेंट होंगे? तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के कोशिश करके देखो क्या आंसर आता है। हम थोड़ा वेट करें, तुम लोग देखो, मैंने प्रोसेस बता दिया। तुम लोग पहले नॉर्मल अरेंजमेंट करना, जहां पर बेस टोस्ट का कुछ जरूरत नहीं है सोचने का। फिर सोचो कि बेस टोस्ट अगर एक साथ आया तो क्या अरेंजमेंट होगा। फिर नॉर्मल वाले से उसको एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि नॉर्मल वाले में तो दोनों ही रहेगा, एक साथ वाला भी रहेगा, जो एक साथ नहीं है वो भी रहेगा। फिर उससे माइनस कर देना। जैसे अभी देखो बैट वाले का दिखाया, तो बैट वाले में मैंने क्या दिखाया, जब नॉर्मल अरेंजमेंट किया कुछ बिना सोचे कि इससे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो वहां 80 एक साथ भी आया, 80 एक साथ नहीं आया वो भी मुझे मिल गया। फिर मैंने निकाला 80 एक साथ आने से कितना सारा है, वो दोनों को माइनस करने से नॉट टुगेदर मिल जाए। मैंने दोबारा से बोल दिया, आप ट्राई करके देख। ম্যাম কোয়েশ্চেনটা কত 16 তো? हम्म। অপশন সি দেখছি। হ্যাঁ, অপশন সি।
3 स्टेप में करना पड़ेगा। अच्छा पहले ये बताओ, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता 10 एग्जामिनेशन पेपर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 10 पेपर्स 10, ठीक है। सबसे पहले वो लिखो, चलो 3 स्टेप में तो करना पड़ेगा, मैंने बताया ना। तो करो 10 एग्जामिनेशन पेपर, 10 एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अरेंज्ड इन 10p 10 ways, ठीक है। ये क्या है? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जब कुछ भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं होता, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता? सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 फैक्टोरियल बोल के लिख के रख दो, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा डेटा सॉल्व इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आंसर मेरा सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, तो हम फिर सॉल्व में नहीं जा रहे, ठीक है। अगर सॉल्व करके दिया हुआ रहता तो सॉल्व करना पड़ता। 10 एग्जामिनेशन पेपर में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो 10 पेपर, देखो यहाँ पर एन भी 10 आर भी 10, तो 10p10 यानी कि 10 फैक्टोरियल होगा। बोलो ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर इफ बेस्ड एंड ओर्स्ट कम टुगेदर, मैंने बोला ना पहले कम टुगेदर निकाल लो, अगर कम टुगेदर, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है। तो 10 पेपर, ठीक है, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड कितने सारे हैं? 2। तो रेस्ट्रिक्टेड के यहाँ पर ब्रैकेट में 2 डालो, ठीक है। तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितने सारे हैं? हाँ बोलो। नॉट रेस्ट्रिक्टेड बचे हुए, ठीक है। 10 में से 2 अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो बचे जो वो नॉट रेस्ट्रिक्टेड यानी 8। और जो रेस्ट्रिक्टेड होगा उसको मुझे इंडिविजुअली नहीं मानना चाहिए, उसको हम क्या मानते हैं? 2 हो, 5 हो, 10 हो, क्या मानते हैं? एक ग्रुप मानते हैं, ठीक है। और ये 8 अपना 8 ही रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट 9। अभी सिखाया था, देखो इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। और इस अरेंजमेंट में कैसे अरेंजमेंट होगा ये तो मैंने बोला, टोटल अरेंजमेंट इतने सारे पेपर्स का, ठीक है, इतने सारे पेपर्स का। अब वो कैसे होगा? तो इसका मतलब एन कितना हो गया? एन कितना हो गया? 9। और आर कितना हो जाएगा? 9। तो 9p9 ये हो गया। यहाँ को देख के अरेंज, लेकिन यहाँ 2 की जगह मैंने 1 लिखा है, तो ये बेस्ड और ओर्स्ट अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेगा? 2 ही तरीके से, या बेस्ड ओर्स्ट या फिर ओर्स्ट बेस्ड, ये 2 तरीके से पुट होगा, BW फॉर्म में या WB, मतलब बेस्ड और ओर्स्ट, ठीक है। तो इसमें एन कितना होगा? 2। और आर कितना होगा? 2। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? 2p2। और ये सब मिला के मुझे चाहिए, तभी तो जाके 10 पेपर का अरेंजमेंट होगा। तो 9p9 कितना? 9 फैक्टोरियल, 2p2 कितना? 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। बोलो ये बोल सकते हैं 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। ऐसा लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। तो ये कम टुगेदर वाला मिल गया, नॉर्मल वाला मिल गया। तो नॉट टुगेदर कैसे निकालोगे? माइनस करने से। नॉट टुगेदर कैसे निकालोगे? 10 फैक्टोरियल जिसमें हर तरीके का अरेंजमेंट था, रेस्ट्रिक्टेड नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अब ये चीज बैट वाला समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। अब 10 का तो हम लिख के दिखा नहीं सकते, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं, कैसे लिखेंगे बोलो? बैट वाला दिखा दिया। और ये वाला 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लिया। अब इसको आंसर के साथ मैच करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं। तो 10 और 9 फैक्टोरियल में 10 बड़ा है, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से कॉमन क्या चले जाएगा? 9 फैक्टोरियल। बचा क्या? 10 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, जो कि हम लोग के ऑप्शन सी के साथ मैच होता है। यही तो करने बोला था। देखो बैट वाला, देखो छोटा क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है, एक चीज को इतने अच्छे से समझो, मेरे पास 10 एग्जामिनेशन पेपर रहे या 1000 रहे, बात तो एक ही बनेगा ना, उसमें तो हमारा कुछ अलग होगा नहीं कंसेप्ट, सिर्फ नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन छोटा वाला एग्जाम्पल अगर दिमाग में बैठ जाता है तो कोई भी चीज हम लोग कर सकते हैं। मैंने बोला ना तुम लोग को 3 स्टेप में करो, एक बार करो
कि नॉर्मल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फिर मुझे बोला था नॉट टुगेदर चाहिए, तो इससे इसको माइनस करो। और वो बैट वाला एग्जाम्पल से तो समझ में आता है, तुम लोग खुद से कोई भी एग्जाम्पल लेके घर पे चेक करना, बैट की जगह कोई भी 3 लेटर वाला वर्ड ले लेना, कैट ले लेना, रैट ले लेना, चेक करके देखना, ठीक है, सेम उसी तरीके से होगा। अच्छा अब देखो 17 वाला, अगर 16 समझ में आया तो 17 भी सेम तरीके का है, ट्राई करके देख सकते हो। एन आर्टिकल्स, यहाँ पर 1 2 3 नहीं देके नंबर ऑफ आर्टिकल्स एन बता दिया है, आर अरेंज्ड इन सच ए वे, इस तरीके से अरेंज करना है दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल नेवर कम टुगेदर, दोनों यहाँ पर थोड़ा अलग बोला है, दो आर्टिकल कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब वही बेस्ड, और देखो ना यहाँ पर एन के जगह का 10 लिख देते हो, 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर, इसके जगह क्या लिख दोगे, पेपर दैट इज बेस्ड ऑन ओर्स नेवर कम टुगेदर, ऊपर वाला क्वेश्चन भी वही था, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। तो अगर ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल हुआ तो तुम लोग इसके साथ मतलब पूरा इसके साथ कंपेयर करके बता सकते हो इसका हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कितना है, 10 की जगह क्या क्या था, 8 और 9 फैक्टोरियल, तो 9 से मुझे 2 कम करना है, देखो 10 से 2 कम होगा तो ही ना 8 होगा, हम समझा देंगे, हम जस्ट इसके साथ कंपेयर करके बता रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ 10 एग्जामिनेशन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एन आर्टिकल, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ भी 2 पर्टिकुलर चीज, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर पेपर बोला था, बेस्ड और रोस्ट, पूरा क्वेश्चन सेम है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे करके करोगे, सेम तरीके से, हमें नॉट टुगेदर चाहिए, तो पहले अगर एन आर्टिकल को नॉर्मल अरेंज करेंगे, फिर टुगेदर हुआ तो क्या होगा, फिर दोनों से माइनस करने से नॉट टुगेदर निकल जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। कैसे, क्योंकि देखो ये 10 से कितना कम हुआ, 2 कम होने से 8 होता है, तो एन से अगर 2 कम होगा तो एन माइनस 2, और फैक्टोरियल 9 का है तो 10 से 1 कम है, तो एन से 1 कम, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन ऐसे रट के तो कोई फायदा नहीं है, ये जस्ट हम समझा रहे कि ये अगर समझ में आया तो इसको देख के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे, नॉर्मल इसका अरेंजमेंट करोगे, तो एन आर्टिकल्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, बोलो कितने तरीके से अरेंज होगा, हाँ, एन NPN एनपीएन यानी एन फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन भी एन है और आर भी एन है, ठीक है, तो आंसर एनपीएन यानी कि एन फैक्टोरियल। अच्छा अब रेस्ट्रिक्शंस क्या था कि कोई भी 2 पर्टिकुलर आर्टिकल है जो एक साथ नहीं आना चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे अगर एक साथ आया तो क्या होगा, इफ 2 आर्टिकल कम टुगेदर, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, टोटल आर्टिकल कितना है, एन, अच्छा रेस्ट्रिक्टेड इसमें से कितना है, 2, फिर नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना बचता है, n-2, ठीक है। अच्छा जो रेस्ट्रिक्टेड होता है वो एक साथ आने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो इस दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, एक ग्रुप, और ये इंडिविजुअली मेरा n-2 जो है आर्टिकल्स होगा, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल कितने सारे होंगे जिसको अरेंज करना है, तो इसके साथ इसको प्लस करते, देखो यहाँ क्या किया था, प्लस ही तो किया था, 8 + 1 9, तो इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, तो क्या क्या प्लस होगा, 1 प्लस, हाँ बोलो कितना होगा, बोलो, हाँ 1 + n-2 मतलब n-1 हुआ, ये वाला टोटल अरेंजमेंट इतने सारे आर्टिकल का करना है। अब बोलो इतने सारे आर्टिकल को कैसे अरेंज करोगे, तो इस केस में n कितना और r कितना, n-1 और r भी कितना, n-1, तो n-1 p n-1, ठीक है। और ये जो 2 रेस्ट्रिक्टेड वाले आइटम है ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, तो रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2, दोनों में से एक एक दोनों को लेना है, क्योंकि कोई एक लेने से टुगेदर वाला कैसे होगा, तो 2 लेंगे तो कितना होगा 2, तो 2p2, ठीक है। अब ये दोनों चीज मुझे एक साथ चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा अब n-1 p n-1 का आंसर क्या होगा, n-1, हाँ बोलो, मैम 2p2 कहाँ से आएगा, फिर से बताइए तो।
जैसे यहाँ पर आया 2p2, जैसे यहाँ पर आया 2 पेपर था तो 2 पेपर अपने अंदर बेस्ड और बेस 2 तरीके से इंटरचेंज होगा, तो 2 पेपर 2 जगह 2p2। सेम तरीके से 2 आर्टिकल दोनों को सिलेक्ट करना है तो फिर 2p2। हर जगह पे यही वाला हुआ। इसमें देख लो बैट वाले क्वेश्चन में देख लो ATTA वाला 2p2 इसीलिए आया। वावल्स कॉन्सोनेंट वाले में भी देख लो, ये 4 अपने अंदर हुआ तो यहाँ 4 था तो 4p4। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये 2p2 कौन सा वाला है? ये है जो टुगेदर आइटम अपने अंदर, क्योंकि यहाँ तो हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं ना, 4 की जगह 1 लिख रहे हैं, 2 की जगह 1 लिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली थोड़ी ना एक लेटर का जो है पुट हो रहा है। लेटर यहाँ पर कितने सारे पुट होंगे? होंगे तो वो 4 ही। वही तो मैंने लिख के दिखाया था ना अभी फेलियर वाले में, AIUE। ठीक है, वो तो एक साथ रहेगा। अब जैसे ही फॉर्मेशन में रहे तो हमारा यहाँ पर एक तो ये वाला रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म का, और बाकी रेस्ट्रिक्टेड आइटम अपने अंदर जो इंटरचेंज होगा वो भी लिखना पड़ेगा, तो 2p2 आएगा। बोलो समझ में आया ये कौन सा 2p2 है? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा फिर? बोलो 2 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा ये तो लिखा हुआ ही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बोलो नॉट टुगेदर। ठीक है, इफ नेवर कम टुगेदर, तो क्या आंसर होगा? टोटल कितना है? हाँ, टोटल है हम लोग का n फैक्टोरियल, ये वाला देखो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन के बिना n फैक्टोरियल, जिसमें मेरा टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों होगा, उसमें से टुगेदर हटा दो। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दिया। अब मुझे आंसर जो है इसके साथ मैच करवाना है, देखो ये जो ऑप्शंस है उसके साथ, तो ठीक है, इसमें से बड़ा कौन है, n फैक्टोरियल के n-1 फैक्टोरियल? तो n के बाद क्या n आएगा? फैक्टोरियल। n-1। ठीक है, यहीं तक लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास n-1 है तो ये कॉमन चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कॉमन क्या ले लोगे? n-1 फैक्टोरियल, तो n-2। देखो ऑप्शन ए के साथ ये मैच होता है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अभी हम लोगों ने जो 3 लगातार क्वेश्चन किया, 17 वाला देख लो, 16 वाला कॉमन देख कैसे लो। लिए समझ नहीं आया। हाँ बोलो। कॉमन कैसे लिए समझ नहीं आया। n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में कॉमन क्या जाएगा? n-1 फैक्टोरियल जाएगा, और n-1 फैक्टोरियल अगर ले लेंगे तो बचा क्या? इधर से n और इधर से 2। नहीं समझ में आया? इसको a मान लो अगर नहीं समझ में आता है, n-a और 8 इंटू 2, तो a कॉमन लेने से क्या बचेगा? n-2। a की जगह क्या माने थे? n-1 फैक्टोरियल। अब समझ में आया? कॉमन। अच्छा ठीक है, अब 18 वाला तो कर लिए थे, 19 वाला अभी नहीं कर पाएंगे। 20 वाला देखो, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 एंड 7, नो डिजिट इज रिपीटेड द नंबर ऑफ सच। हम बताते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास डिजिट क्या क्या अवेलेबल है? 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमें जो नंबर बनाने हैं उसमें कितने डिजिट होने चाहिए? 4। ऐसा क्वेश्चन बोला है, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, और डिजिट 4 होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5000। ऐसा क्वेश्चन बताया है। ये नंबर्स को यूज करके मुझे ग्रेटर देन 5000 और 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, लेकिन और एक चीज है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो डिजिट रिपीट। ठीक है, किसी भी डिजिट का हमारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 3 4 5, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5 4 3 फिर 3 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एक डिजिट को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले मुझे बताओ कि अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मेरे यहाँ पर n कितना है और r कितना है, पहले ये बताओ। मैम N5 है R4 है। n5 है और r4 है। हाँ बताते हैं। n देखो 5 नंबर से मुझे कोई भी 4 नंबर लेना है, लेकिन
ये तो 4 डिजिट वाला कंसेप्ट पूरा हुआ, लेकिन मुझे ये तीनों कंसेप्ट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, कोई एक लेने से नहीं चलेगा। अब 4 डिजिट का मतलब 1 2 3 4, ये ऐसे 4 प्लेसेस हमें चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 5000 से ज्यादा वाला नंबर चाहिए, मोर देन 5000 चाहिए, तो मुझे ये बोलो कि यहाँ पर हम क्या लिखे क्या ना लिखे, कौन सा डिजिट लिख सकते, कौन सा डिजिट नहीं लिख सकते। 5 6 7 लिख सकते हैं, और 5 6 3 7 3 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 लिखोगे तो 3000 समथिंग होगा, तो कैसे बनेगा 5000 से ज्यादा, और 4 लिखोगे तो 4000 समथिंग होगा। 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, सभी 5000 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपल इस तरीके से सिखाते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के लिए हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल होंगे ऑलवेज? अभी तो बोला 3 3 नंबर्स। क्या क्या? या 5 या 6 या फिर 7। और इसमें से मुझे एट ए टाइम इस जगह को फुलफिल करने के लिए कितना नंबर लेना पड़ेगा? एक जगह पे एक ही नंबर लोगे, 3 में से एक। तो इसका परमुटेशन कैसे होगा? 3p1। बोलो, समझ में आया? यहाँ पर 3p1। अब यहाँ पर क्या पुट होगा? या तो 5 या तो 6 या तो 7, वो इंटरचेंज करते करते होगा। अब ये 3 जगह बचा, ये 3 जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, कितने सारे नंबर में से? पहले बोलो यहाँ पर कितना नंबर पुट करेंगे, उतना ही सिलेक्ट करेंगे। कितना? 3, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितने नंबर है जिसमें से हम 3 नंबर लेंगे? कितने नंबर है? यहाँ तो कोई भी एक पुट होगा, इन तीनों में से कोई एक पुट होगा, तो एक गया तो बचा कितना? 4। तो यहाँ पर कितने हो 4 जाएंगे? 4 में से कोई भी 3, ठीक है। तो इसका परमुटेशन कैसे होगा? 4p3। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तभी ना 4 डिजिट बनेगा, ये दोनों चीज एक साथ होगा, दैट मीन्स 3p1 इंटू 4p3। सिंपल। डिजिट का क्वेश्चन किसी किसी को लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे करके करोगे तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर देखो पहले कुछ सीखे हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3p1 का आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 2 2 और 4 फैक्टोरियल यानी 24। 24 इंटू 3 72 आ रहा है, ठीक है। देख लो चेक करके, 72 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है 72 यानी ऑप्शन है। बोलो ये समझ में आया? ये रेस्ट्रिक्टेड वाले से मुझे लगता है आसान होता है, ठीक है। बस तुम लोग को समझ लेना है कि क्या हाँ मैम ग्रेटर बोला है, नहीं बोला है, ठीक? समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अगर समझ में आया तो 21 वाला दिखाओ करके, ठीक है। लिख लो ये वाला 21 सेम डिजिट वाला ही है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द फिगर्स 0 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ सच नंबर इज। मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, डिजिट्स गिवन है 0 1 2 3 4। कितने सारे ऐसे नंबर बन सकते हैं जो ये सारे डिजिट से 4 डिजिट वाले नंबर बने? देखो करके क्या होगा। अभी मैंने सिखाया उस कंसेप्ट में ही हो जाएगा। 0 1 2 3 4 डिजिट्स अवेलेबल, 0 1 2 3 4। कंडीशन क्या क्या है? 4 डिजिट होना चाहिए, और कुछ नहीं बोला है, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। कितने सारे 4 डिजिट नंबर बनेंगे, बस ये तुम लोग को दिखाना है। नाइन्टी सिक्स। मैम 96।
96, हाँ 96 सही बात, 96 जिन लोगों का आ रहा है सही है। देखो काफी सिंपल है। पहला बात है 4 डिजिट होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो क्या नहीं, ये एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या यहाँ 0 लिख सकते हो? इधर अगर 0 लिख दोगे पीछे जो भी लिखो क्या वो 4 डिजिट रहता है? जैसे यहाँ 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3, तो ये तो 3 डिजिट बन जाएगा, ये तो मुझे चाहिए नहीं। मतलब मेरे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में भरने के लिए 0 के अलावा सभी डेटा मेरे पास, सभी डिजिट्स मेरे लिए अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर n कितना, r कितना, 4, 4 में से कोई एक लिख सकते हैं, एट ए टाइम मुझे एक लेना है, तो 4p1। अब यहाँ पर कोई भी एक पुट होगा, टोटल कितना था 1 2 3 4 5, हाँ 5 में से कोई एक यहाँ चला जाएगा, बचा कितना 4। अब वो 4 में से यहाँ प्लेस कितना है उतने ही सारे हम लोग फिलअप कर पाएंगे, 4p3, ठीक है। और उससे ज्यादा करके भी क्या करें, इधर 3 और इधर 1, टोटल 4। अब ये दोनों चीज मुझे एक साथ चाहिए, तो 4p1 इंटू 4p3 करने से 96 आता होगा, ठीक है। तो 96 तो आंसर है, तो फिर यही होगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और मतलब 4 इंटू 3 कर लेते तो जल्दी हो जाएगा। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 24 इंटू 4 96, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 96, ऑप्शन सी है। तो देखो ये लेकिन आसान है डिजिट वाला क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। और इसमें ये वाला बताओ 22, ये बोल रहा है कि ट्राइंगल बोल के एक वर्ड है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब मुझे ट्राइंगल को अरेंज करना है लेकिन एंगल उसमें हमेशा रहना चाहिए। अरेंज करके जो भी मेरा लेटर क्यों ना, सॉरी वर्ड क्यों ना बन रहा है, देखो मुझे ये दिया है TRIANGLE, ठीक है। मुझे जो वर्ड दिया है उसमें मुझे बोला है रेस्ट्रिक्टेड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड ये है कि मेरे पास ये एंगल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या इंटरचेंज होगा, मुझे बोलो तो ये एंगल में इंटरचेंज होगा, नहीं। बोला है ANGLE अपने आप में एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है, बोला है वर्ड एंगल मेरा रहना चाहिए जो भी अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितने बचे, ANGLE हट गया, 3 बचे, ठीक है। और रेस्ट्रिक्टेड कितने हैं, 4 है, इन चारों को एक ग्रुप मानोगे, ये 3, तो टोटल अरेंजमेंट कितने का होगा, 4 का होगा। तो आंसर एन कितना है, 4, हाँ बोलो। ANGLE, हाँ 5 होगा, ठीक है। तो 5 और इधर ये 3 और ये 1 और 3 4 हो गया। अब 4p4, ठीक है। ये 4p4 किस चीज का, ये ट्राई और बाकी एंगल के लिए, ठीक है। ये 3 और ये 1 4, ये 4p4। और अभी तक हम लोग कर रहे थे जो टुगेदर वाला था उसको भी हम लोग अरेंज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, यहाँ पर अगर अरेंज करना पड़ेगा तो कितना होगा N4 और R, सॉरी N5 और R भी कितना होगा 5। लेकिन क्या ये यहाँ पर करेंगे, नहीं, क्योंकि एंगल को अरेंज करने से एक बार ANGLE होगा, एक बार ANGEL हो जाएगा, क्या ऐसा चलेगा, क्या मुझे बोला है कि एंगल को चेंज कर दो, मुझे तो बोला है एंगल रहेगा बाकी कुछ भी नहीं हो मैम, सकता फिर है। वर्ड तो चाहिए। फिर यहाँ पर ये जो साइड में हम लोग इसका जो दिखाते थे यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड का जो एक अलग हम लोग यहाँ पर दिखाते थे, दैट इज N5 और R5, 5p5 करके, ये यहाँ पर मेरा नहीं चलेगा क्योंकि मुझे एंगल को किसी हालत में चेंज नहीं करना है। तो मेरे पास ओनली क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, 4p4 दैट इज 24, क्योंकि 4p4 4 फैक्टोरियल होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 24। बोलो समझ में आया, ठीक है। ये ऑप्शन सी के साथ मैच हुआ, 22 का सी, ठीक है। अच्छा, और ये वाला, ये वाला तुम लोग खुद से करना, 23 होमवर्क देते, ये लास्ट वाला ही है, ठीक है, छोड़ देते हैं, टाइम हम लोग का बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वावल ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। तो वावल्स तो तुम लोग इसमें से फाइंड आउट कर लोगे कौन कौन सा वावल्स है। अब ऑड प्लेसेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्लेस ऑड, थर्ड प्लेस ऑड, ठीक है। मतलब वावल्स कहां पर जाएगा, 1 3 5 7 इस तरीके का। अब कितने सारे प्लेसेस होंगे वो तो डॉटर जो लेटर है, मतलब सॉरी जो वर्ड है उसमें कितने सारे
प्लेसेस हो रहे उस पर डिपेंड कर रहा है ना, जैसे डॉटर DAUGHTER, तो ऑड प्लेस ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, 4 ऑड प्लेस है। अब वावल्स इसमें कितने सारे हैं? 3 है, A U और E, ठीक है। ये 3 हमेशा ये 4 में से कोई भी जगह पे बैठ सकता है, वही तो बोला है ना क्वेश्चन। मतलब हम लोग अगर इसको बोले कि भावल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, 4p3 नहीं होगा, क्योंकि देखो प्लेसेस कितना है, 4, 4 में से किसी जगह पे, किसी भी 3 जगह पे ये 3 बैठ सकता है, और बाकी प्लेसेस बचा कितना, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी 4 प्लेसेस पे कितने सारे लेटर जाएंगे, तो AU चला गया, AUE बचा कितना, 5, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 5p 5 होना चाहिए, मैंने शायद एक गलत लिखा है, DAUGHTER, तो ऑड इवन कितना सारा निकल के आएगा, इवन भी तो हम लोग का 4 4, और लेटर कितना सारा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो किया है। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस 4, उसमें 3 को 4p3 करना है, और बाकी प्लेसेस इवन, अच्छा देखो 4 प्लेस है, लेकिन लेटर कितना सारा है, वॉवल्स 3, ठीक है। तो 3 जगह पे ऑक्यूपाई होगा, ऑड एक प्लेस तो हमेशा खाली रहेगा, तो हमारे पास प्लेस बाकी बचेगा कितना, इवन 4, इवन वाला कितना बचेगा 4, और ऑड का कोई भी एक खाली रहेगा, तो टोटल प्लेस कितना बचेगा 5, और लेटर कितना बच रहा है जो कॉन्सोनेंट है 5, तो वो 5 लेटर को कैसे पुट करोगे, 5p5, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों एक साथ होना चाहिए, मैंने कंसेप्ट बता दिया, तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। कॉपी में आंसर बोलो, A 2880, ठीक है। समझ में आया, देखो ऑड प्लेसेस 4 है, लेकिन लिखने के लिए तो 3 ही लेटर है, तो 4 में से कोई 3 जगह पे पहले वो पुट कर देंगे, तो जब हम लोग कॉन्सोनेंट को पुट करेंगे तो हमारे पास इवन 4 प्लेस रहेगा और ऑड का कोई भी एक प्लेस रहेगा, तो टोटल प्लेसेस अवेलेबल 5, और टोटल कॉन्सोनेंट कितना 5, तो 5 लेटर 5 जगह पे 5p5 तरीके से हो सकता है। अब मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि सबको एक साथ करोगे तो ही ना अरेंजमेंट मिलेगा पूरे उतने सारे लेटर का, तो 4p3 इंटू 5p5, ये करने से आंसर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लो कॉपी में, ठीक है। ये जो नोट डाउन करोगे तो खुद से कर लोगे, ठीक है। लिख लियो सबको ये वाला हिंट्स, तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया, बस लिखा नहीं है। तो इससे आंसर तुम लोग का 2880 आएगा। अगर उसके बाद भी किसी का नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में बता, ठीक है फिर। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।